Dear student, this is your third video. This video of class 9th French Revolution lesson. This is your third video on this topic, and your topic is a growing middle class in vices and end to privileges. इसके पहले हमने पढ़ा है कि द स्ट्रगल टू सर्वाइव, किस तरीके से लोग जो है वो सर्वाइव करने के लिए, उससे पहले हमने पढ़ा कि किस तरीके से फ्रांस का जो समाज है, फ्रेंच सोसाइटी आर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड स्टेट को जो है वो पे करना पड़ता था टैक्सेस, लेकिन जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग थे वो प्रिविलेजेस उनको मिलता था, विशेषाधिकार जो उनके बर्थ से था, जिसमें कौन आते थे, जैसे पादरी लोग आते थे, चर्च के लोग, और कौन, और जो नोबेलिटी मतलब कुलीन वर्ग के लोग रहते थे, जैसे रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, वो लोग जो है टैक्स पे नहीं करते थे। टैक्स कौन पे करता था? सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स पे करते थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरीके से लोग स्ट्रगल कर रहे थे। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 million in 1715 to 28 million in 1789. And also we read this led to a rapid increase in demand for food grains. Production of grains could not keep pace with the demand, so the price of bread, which was the staple diet of majority, rose rapidly. And also we understand most workers were employed as laborers in workshops whose owner fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise in price, so the gap between the poor and the rich widened. Things become worse whenever drought or hail reduced the harvest. This led to subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. कहने का मतलब कि इतना ज़्यादा वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए, कि जो डिमांड थी उनकी फूड ग्रेन्स की उस तरीके से उनको मिल नहीं पा रहा था, जिससे जो गैप था अमीर और गरीब के बीच वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और कभी कभी तो ये जो क्राइसिस थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी जिसको कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस, मतलब रोजी रोटी के भी का भी संकट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता था। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो ड्रॉट, सूखा पड़ जाता था, या ओले वगैरह से जो हार्वेस्ट थे वो नष्ट हो जाते थे। तो आज का हमारा टॉपिक है हमारा ए ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विसेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। कहने का मतलब कि जो मिडल वर्ग के लोग हैं, उभरते मिडल वर्ग ने जो प्रिविलेजेस चलता था उसको अंत की कल्पना की। मतलब कि जो मिडल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग थे उन्होंने इमेजिनेशन किया कि किस तरीके से एक दिन ऐसा आएगा कि जो ये प्रिविलेजेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इन द पास्ट peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity। कहने का मतलब पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और जो काम करने वाले लोग थे वो रिवोल्ट कर चुके थे, but they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order। परंतु उनके पास जो एक तरीके से सोशल एंड इकोनॉमिक जो सर्विसेज थी उनकी जो बदलाव जो उन्होंने लाना था, कि मतलब सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से जो बदलाव लाना था, उसके लिए उनके पास जो मेजर्स थे वो नहीं थे। This was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। The 18th century witnessed the emergence of social group, the term the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer members of the society। कहने का मतलब 18th सेंचुरी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे
मीन्स कहने का मध्य वर्ग कहा गया, जिसके फैलते जो समुद्र के उस पार के जो व्यापारी थे, व्यापार था और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के जो प्रोडक्शन के बल पर संपत्ति जो है वो अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। कहने का मतलब कि 18th सेंचुरी में जो सोशल ग्रुप एमरजेंस में आया था, जिनकी मतलब जिनका उदय हुआ था, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, उन्होंने जो वेल्थ कमाई थी वो कैसे कमाई थी? वो ओवरसीज ट्रेड से, मतलब कि समुद्र के उस पार से व्यवसाय करके उन्होंने कमाया था। फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, वो भी कैसे? सामानों का निर्माण करके, जैसे वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल से दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड, या तो इसको वो एक्सपोर्ट करते थे या फिर उसको किसके द्वारा लिया जाता था? रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के द्वारा ले लिया जाता था। In addition to the merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers or administrative officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. कहने का मतलब इसके अलावा जो मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स होते थे, उसके अलावा थर्ड स्टेट में वो भी इंक्लूड थे ऐसे भी प्रोफेशंस के लोग जैसे लॉयर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, मतलब प्रशासनिक अधिकारी, वकील, ये सब भी आते थे। और ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, ये सभी शिक्षित थे और ऐसा विश्वास करते थे कि समाज में ऐसा कोई भी समूह नहीं है जो कि जिसको प्रिविलेज्ड होना चाहिए या फिर जिसको बाय बर्थ जो है अधिकार इस तरीके का मिलना चाहिए कि वो टैक्स वगैरह नहीं पे कर सकते, एक अलग तरीके से मतलब शान शौकत में ज़िंदगी जिएंगे। रेदर ए पर्सनस सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। दीज आइडियाज़ envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. In his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right. कहने का मतलब है तीसरे स्टेट में इन सौदागारों एवं निर्माताओं के अलावा, मतलब हमने पहले ही बता दिया कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या वकील हैं वो भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और ये नहीं चाहते थे कि ये पहले से ही मानते थे कि समाज में किसी भी समूह के पास जन्म से विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत, कहने का मतलब कि वो लोग मानते थे दीज आइडियाज़ रेदर पर्सन सोशल पोजीशन, वो लोग मानते थे कि किसी भी व्यक्ति का जो सोशल पोजीशन है उसका जो है उसकी योग्यता से होनी चाहिए। उन लोगों का क्या कहना था कि किसी भी व्यक्ति का अगर सोशल जो पोजीशन बनना चाहिए वो उसकी योग्यता से बनना चाहिए, बाय बर्थ नहीं। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह जो इमेजिनेशन थी वो किसने की थी? जॉन लॉक, जिया-जॉक रूसो ने, जो कि जैसे ये क्या थे? फिलोसफर थे। इन्होंने ही इस विचार को प्रस्तुत किया था। मतलब विचार क्या था कि किसी व्यक्ति के पास जो विशेष अधिकार है वो जन्म से नहीं होना चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति का जो समाज में पोजीशन है, जिस पोजीशन पे है वो उसकी योग्यता से होना चाहिए, जो उसके अंदर क्वालिटी हो तब उसके पास वैसा पोजीशन हो। ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में पैदा हो गया तो उसके पास विशेषाधिकार मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो विचार था वो किसने दर्शाया, मतलब किसने बताया? तो ये विचार जो हैं वो प्रकट हुए किसके? दार्शनिकों के, फिलोसफर्स के, जिनको हम जॉन लॉक या जॉक रूसो के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने In his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right. उन्होंने जो है अपने 2 treatises of government में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का जो है खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि जो एक तरीके से उन्होंने कहा कि एक तरीके से ये जो राजा का जो है निरंकुश शासन है कि मतलब जिस हिसाब से वो चला रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। किसने? रूसो ने। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव।
रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो पब्लिक है, जनता है, और उसके प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव के बीच एक जो है सोशल इंटरेक्शन होना चाहिए। कहने का मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब कुछ बातचीत होनी चाहिए, मतलब दोनों का विचार होना चाहिए, रूसो ने कहा। जैसे आज हमारे गवर्नमेंट में है, कैसा है कि पब्लिक के भी विचार बहुत मायने रखते हैं और गवर्नमेंट के भी। इन द स्पिरिट ऑफ लार्ज मॉन्टेस्क्यू proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and judiciary। कहने का मतलब कि मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है उसको 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। द स्पिरिट ऑफ लॉज में उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट है उसको 3 हिस्से में बांट देना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। कहने का मतलब कि जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर लिया, तो उन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई वो इसी मॉडल पे, मतलब गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में बांट के, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशियरी में। The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinker in France। कहने का मतलब फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर थे के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी। कहने का मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी गारंटी व्यक्तिगत या मौलिक अधिकारों के लिए जो बनी, वो क्या थी, वो पॉलिटिकल थिंकर के लिए फ्रांस में एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हुई। मतलब जो फ्रांस के राजनीतिक विचारक थे उन्होंने उससे कुछ प्रेरणा ली, किस तरीके से जो अमेरिका में मौलिक अधिकार या व्यक्तिगत अधिकार दिए गए या फिर जो वहाँ पे संविधान बना। द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write। कहने का मतलब जो फिलोसफर ने विचार रखा था, फिलोसफर्स ने क्या विचार रखा था कि किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलना होना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी विचार रखा था कि एक ऐसा सरकार होना चाहिए कि जिसको 3 भागों में डिवाइडेड होना चाहिए, जिसमें जनता भी पार्टिसिपेट करे और गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन हो, इस तरीके का विचार रखा था ना। और फिर अमेरिका के शासन से भी प्रभावित हुए थे, वहाँ के संविधान से और व्यक्तिगत अधिकारों से भी लोग प्रभावित हुए थे। इस तरीके से जो आइडियाज़ था फिलोसफर का, वह सैलून में, कॉफ़ी हाउसेस में और पढ़ा जाने लगा, मतलब उस पर विचार विमर्श किया जाने लगा, किसके थ्रू, बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू। और उसको दिस वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। मतलब उसको फिर समूहों में उसको पढ़ा जाने लगा, ऐसे लोगों के बीच, मतलब ऐसे लोग भी सुन ले ताकि जो कि पढ़ या लिख नहीं सकते, मतलब उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाने लगा समूहों में ताकि वो लोग भी सुन ले, उन लोगों को भी पता चले जो कि पढ़ या लिख नहीं सकते। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू impose further taxes to able to meet the expenses of state generated anger and protest against the system of privileges। कहने का मतलब कि इसी समय लुइस 16 के द्वारा जो राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए गए थे, मतलब जिसको सिर्फ 3rd स्टेट के लोग पे करते थे, तो उसने क्या किया, उसने और भी ज़्यादा इस विचार ने लुइस 16 का जो प्लान था कि वो टैक्सेस बढ़ाएगा और उससे राज्य का खर्च जो है पे करेगा। और वो टैक्सेस किसको पे करना पड़ता था, ऑलमोस्ट 3rd स्टेट के लोगों को। तो ये जो लुइस का प्लान था, इसने लोगों के बीच और भी ज़्यादा जनरेट किया गुस्से को, और क्या किया, और भी ज़्यादा विद्रोह करवाया सिस्टम के खिलाफ। कौन से सिस्टम के खिलाफ, विशेष अधिकारों के खिलाफ। तो ये आपका ये आपका पहला टॉपिक जो है, पहला टॉपिक क्या था, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या था इसमें।